नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कई देशों में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए सतर्क हुई केंद्र और राज्य सरकारें। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग बैठक का निर्णय। आईएमए ने सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ और हवाई यात्राओं पर जारी किए निर्देश। एनआईए ने कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों के खिलाफ किया आरोप पत्र दाखिल। 6 महीने पहले राजस्थान के उदयपुर में हुई थी हत्या। महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध के तालिबानी फैसले को भारत ने बताया गलत। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और समावेशी माहौल का करता रहेगा समर्थन। तालिबान ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने फैसले का किया बचाव। वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की हुई घोषणा। हिंदी के लिए बद्री नारायण को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया जाएगा इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और भारत ने पहले ही दिन दूसरे टेस्ट में पकड़ बनाई। बांग्लादेश को 227 रन पर किया ऑल आउट। आर अश्विन और उमेश यादव ने लिए 4-4 विकेट। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। उन्होंने विश्व के कुछ देशों में पिछले दिनों कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। कोविड समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में टीका लेने के साथ ही सभी को सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चीन और भारत के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से आते हैं। जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। और आज हम तैयार है। आने वाले दिनों में आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है, नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है। ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है। और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और कर्मचारियों सहित अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कोविड से संबंधित जरूरी सुविधाओं का ऑडिट करें। प्रधानमंत्री ने मास्क पहनने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। बुजुर्गों, संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील समूहों के लिए एहतियाती खुराक पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर कड़ी निगरानी की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उच्च अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सजग हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नागरिकों को कुछ देशों में कोविड मामलों में वृद्धि के बीच विवाद, राजनीतिक या सामाजिक बैठकों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह दी है। आईएमए ने लोगों से फैल रहे कोविड के प्रकोप से बचने के लिए एहतियाती खुराक सहित कोविड-19 रोधी टीका लेने,
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करने और सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की। आईएमए ने कहा कि उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों से पिछले 24 घंटों में लगभग 5.37 लाख नए मामले सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण किया जाएगा। कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। इस आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण से गुजरना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपने नागर विमानन मंत्रालय के समकक्ष राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि रैंडम परीक्षण के बाद अगर कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो नमूने को जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। रैंडम परीक्षण के लिए नमूना देने के बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने दिया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सदन में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। लोकसभा महासचिव राज्यसभा से प्राप्त संदेशों की जानकारी सदन को देंगे। लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान विचार और पारित किए जाने के लिए कई विधेयक पेश होंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा करना भी सूचीबद्ध है। वहीं उच्च सदन के आज के एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के बारे में वक्तव्य देंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर साल 2022-23 पर वक्तव्य देंगे। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के बारे में वक्तव्य देंगे। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए सदस्यों से मास्क पहनने, कोविड नियमों का पालन करने, पूरी तरह से सतर्क रहने और अतिरिक्त एहतियात बरतने को कहा है। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर गुरुवार को सभापति ने कहा कि कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ये स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सतर्क रहने और अतिरिक्त एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में पहली पंक्ति में अपनी सीट पर मास्क पहने हुए नजर आए। I urge all the honorable members to be extra cautious about the surging COVID cases in the world. It is our ardent duty to set example before our countrymen. India had overcome the challenges of COVID in the past due to coordinated efforts of administration, doctors, healthcare professionals, and sanitation workers. We had administered over 2 billion doses of free COVID vaccine in record time. This is unparalleled in the world. Not only that,
we have digitally recorded and issued certificates to all those vaccinated. Again, another unparalleled example in the world for its scale, size, and speed. Honorable members, currently situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you, wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन का ध्यान कुछ देशों में कोविड के फिर सक्रिय होने की ओर आकृष्ट कराया और सभी को सावधानी बरतने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का सुझाव दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए निरंतर सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए कोविड से जुड़े आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने सामूहिक प्रयासों से कोविड को हराने की अपील की। पिछले कुछ दिनों से चीन सहित कई अन्य देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। एनआईए ने राजस्थान के उदयपुर में करीब 6 महीने पहले दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मामले में 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों के खिलाफ जयपुर में एक विशेष एनआईए अदालत में भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले में चार्जशीट किए गए लोगों में मोहम्मद रियाज अटारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान उर्फ मुस्लिम रजा और पाकिस्तानी नागरिक सलमान और अबू इब्राहिम शामिल हैं। दोनों पाकिस्तानी नागरिक कराची के रहने वाले हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है। 48 वर्षीय कन्हैयालाल की 28 जून को उसकी दुकान के भीतर ही एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं आगे। भारत और चीन ने 20 दिसंबर को 17वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता की, जिसमें पूर्वी लद्दाख से जुड़े मुद्दों के समाधान पर ध्यान दिया गया। एक संयुक्त बयान में ये जानकारी दी गई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के लिए काम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के अनुरूप हालिया वार्ता स्पष्ट और गहन रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त बयान के हवाले से कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने करीबी संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक माध्यमों से संवाद बनाए रखने के साथ ही जल्द से जल्द लंबित मुद्दों के परस्पर स्वीकार्य समाधान पर काम करने को लेकर सहमति जताई। Keeping in line with the guidance provided by the state leaders to work for the resolution of the remaining issues at the earliest, which would help in restoration of peace and tranquility along the LAC in the western sector and enable progress in bilateral relations. In the interim, the two sides agreed to maintain the security and stability on the ground in the western sector. The two sides agreed to stay in close contact and maintain dialogue through military and diplomatic channels and work out a mutually acceptable resolution
of the remaining issues at the earliest. साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। बद्री नारायण हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण केदार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। 23 भाषाओं के लिए ऐलान किए गए इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी समेत अन्य रचनाएं शामिल हैं। और अब बात मौसम की। दिल्ली समेत गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कम तापमान, उच्च नमी और स्थिर हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने से बहुत घने कोहरे की परत बनी हुई है। वहीं कश्मीर में 40 दिन की कड़कड़ाती ठंड, चिल्ला एक कलां का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है। ठंड के कारण घाटी में कई स्थानों पर जलापूर्ति करने वाली डल झील की पाइपलाइनों में पानी जम गया। इसके अलावा झील के अंदरूनी हिस्सों में भी पाले की मोटी परत बन गई है। वहीं क्रिसमस के आसपास कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है। और अब रुख करते हैं आज की टॉप 10 खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पीएसी की शताब्दी स्मारिका का हिंदी डिजिटल संस्करण आज संसद भवन परिसर में जारी करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को संसद भवन में राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संसद भवन में भेंट की। इस दौरान विविध विषयों पर चर्चा हुई। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस अवसर पर आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य विधानसभा में लाया गया विपक्षी कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव 2 दिन चर्चा के बाद ध्वनिमत से गिर गया, जिसके बाद शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र के साथ सीमा मुद्दे पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और राज्य के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया। प्रस्ताव में महाराष्ट्र द्वारा निर्मित सीमा विवाद की निंदा की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में याचिका खारिज कर दी है। दोनों को ईडी की जांच में सहयोग करने को कहा गया है। साथ ही 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय डांस टू डिकार्बोनाइज नामक 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में नृत्य के माध्यम से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज शाम इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। असम व्यापार संवर्धन संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और असम उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग के सहयोग से गुवाहाटी में आज से 5 जनवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन प्रदर्शनी आयोजित करेगा। और भारतीय और जापानी वायुसेना अगले महीने जापान में एक बड़ा अभ्यास करेगी। ये अपने आप में पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास होगा। अभ्यास 16 से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाना है। हालांकि युद्ध अभ्यास पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टॉप 10 के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेनियन लोगों ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धकालीन यात्रा से वापस आने पर उनका स्वागत किया। यूक्रेन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति की इस अमेरिकी यात्रा को कई मायनों में सफल बताया है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इस यात्रा को केवल संघर्ष को हवा देने वाली यात्रा बताया।
पुतिन ने फिर से पुष्टि की है कि रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने कभी भी बातचीत को खारिज नहीं किया है। अफगानिस्तान में विश्वविद्यालय शिक्षा में महिलाओं को प्रतिबंधित करने के तालिबान के फैसले पर भारत ने चिंता व्यक्त की है। भारत अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले की आलोचना करने वाले कई अन्य प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देश अफगान महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता पर क्रूर कार्रवाई में तालिबान के नवीनतम कदम की कड़ी निंदा कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने इस संबंध में रिपोर्ट को चिंता के साथ नोट किया है। भारत ने लगातार अफगानिस्तान में महिला शिक्षा का समर्थन किया है। तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर चुप्पी तोड़ी है। निदा मोहम्मद नदीम के मुताबिक उन्होंने विश्वविद्यालयों में लिंग के मिश्रण से बचने के लिए इस सप्ताह के शुरू में फरमान जारी किया, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ विषयों को पढ़ाया जाना इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बता दें कि तुर्की और सऊदी अरब विश्वविद्यालयों में महिलाओं को प्रतिबंधित करने के तालिबान अधिकारियों के फैसले की निंदा करने वाले नए मुस्लिम बहुसंख्यक देश बन गए हैं, जबकि करीब 2 दर्जन महिलाओं ने काबुल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तरी इराक में हुए एक विस्फोट में 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इराक की सरकारी एजेंसी के मुताबिक सैनिक मखमूर जिले से गुजर रहे थे, तभी उनका सैन्य वाहन विस्फोटक की चपेट में आ गया। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले सोमवार को फल्लुजाह के उत्तर पश्चिम में स्थित अलबू बाली गांव में बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलाबारी में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को यूक्रेन की सहायता के लिए $1.7 ट्रिलियन का महत्वपूर्ण बिल पारित किया है। ये बिल सितंबर के माध्यम से संघीय एजेंसियों को वित्त पोषित करता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त पत्र को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों का मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सीनेट की इतनी बड़ी वित्तीय सहायता की घोषणा यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता का एक और महत्वपूर्ण दौर प्रदान करती है। इस बिल में घरेलू कार्यक्रमों के लिए लगभग $772.5 बिलियन और रक्षा के लिए $858 बिलियन शामिल हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच यूके भारत FTA वार्ता के 6ठे दौर का समापन हो गया है। मुक्त व्यापार समझौते के लिए दोनों देशों के बीच हुई 6ठे दौर की बातचीत के दौरान 28 अलग अलग सत्रों में 11 नीतिगत क्षेत्रों पर चर्चा की गई। भारत और ब्रिटेन के बीच आधिकारिक स्तर की वार्ता का 7वां दौर 2023 की शुरुआत में होने वाला है। ये जानकारी ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की ओर से दी गई है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बडेनोच और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 12 दिसंबर को शुरू की गई बातचीत के बाद 7वें दौर की वार्ता 2023 की शुरुआत में ब्रिटेन में होने की उम्मीद है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन मेहमान भारतीय टीम के नाम रहा। टेस्ट मैच के पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की पहली पारी को 227 रन पर ही समेट दिया। उमेश यादव ने 4, जयदेव उनादकट ने 2 और आर अश्विन ने 4 विकेट हासिल किए। वहीं जवाब में उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 19 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर मेजबान बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 23 दिसंबर से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 23 दिसंबर साल 2001 से भारत में
राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस साल 1902 में आज ही के दिन जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। वे देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। आज ही के दिन कृषि के प्रति लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनार, समारोहों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 23 दिसंबर साल 1899 को राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, साहित्यकार और पत्रकार थे। वे राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में शामिल रहे। वे साल 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में उन्होंने 8 वर्ष जेल में भी बिताए। उन्होंने कई समाचार पत्र निकाले, जिनमें युवक समाचार पत्र मुख्य रूप से शामिल है।